Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying macroeconomics third chapter money and banking. This is the third part of the chapter. हम लोग banking already start कर चुके थे, money हम लोग खत्म कर चुके हैं and in this part we will understand what is central bank. In the last part of banking we understood what are commercial banks. So let's get started. Central bank क्या होता है? हमने पढ़ा था कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं जिसमें इंडिया वर्क करती है. ओके, सपोज दिस इज SBI, दिस इज HDFC, दिस इज अलाहाबाद बैंक, दिस इज कोटक महिंद्रा बैंक. ये सारे बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं. इन सारे बैंक्स का जो लीडर बैंक होता है वो होता है सेंट्रल बैंक. उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक. ये वो बैंक होता है जिसके अंडर सारे कॉमर्शियल बैंक्स काम करते हैं. सारे कॉमर्शियल बैंक जिस बैंक के अंडर काम करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक. हर कंट्री का एक अलग सेंट्रल बैंक होता है जो सारे कॉमर्शियल बैंक्स को क्या करता है? ऑपरेट करता है. इनको सारे बैंक्स को डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है. सारे रेगुलेशंस कौन लगाता है? सेंट्रल बैंक लगाता है. इसके अलावा पूरा कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम, पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के साथ पूरे कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम भी सेंट्रल बैंक ही होल्ड करता है. आपके कंट्री में क्या मॉनेटरी स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं वो सब कौन देखता है? सेंट्रल बैंक देखता है. एज आई मेंशन्ड, एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट सेंट्रल बैंक. सबके सेंट्रल बैंक्स अलग होते हैं. आरबीआई का सेंट्रल बैंक, सॉरी, इंडिया का सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई, डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है. सो व्हाट ऑल वी स्टडीड, इट इज एन एपेक्स बॉडी. एपेक्स बॉडी का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी बॉडी, मोस्ट क्रूशियल बॉडी ऑफ बैंकिंग सिस्टम. इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, operates, regulates and direct the entire banking system of the country. पूरे बैंकिंग सिस्टम कैसे चलेगा, कैसे उसमें कौन से रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे, किस डायरेक्शन में चलेगा, वो सब कुछ सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई करता है. इट ऑल्सो मैनेजेस द कंप्लीट मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. कंट्री का मॉनेटरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितना मनी फ्लो होगा, कितना मनी फ्लो नहीं होगा, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन central bank. India central bank is called Reserve Bank of India. Central Bank of India is known as Reserve Bank of India or RBI. Okay, RBI establish कब हुआ था? 1 April 1935 में establish हुआ था. Very important date. Keep it in mind. RBI was established in 1935 April 1st. ये होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. इस टर्म्स में हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की. जब ये सेंट्रल बैंक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पूरे बैंकिंग का, तो इसके फंक्शंस भी बहुत सारे होंगे. सो आरबीआई के मेन फंक्शंस में सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू. बैंक ऑफ इशू का मतलब क्या हुआ कि पूरी सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग मनी, इशूइंग करेंसी इन द कंट्री इज विद आरबीआई. कितने नोट्स बन रहे हैं, कौन से नोट्स बन रहे हैं, 500 के कितने नोट सप्लाई हो रहे हैं, 2000 के कितने नोट सप्लाई हो रहे हैं, कितने नोट इश्यूज होंगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई. तो पूरी करेंसी इशू कौन करता है? आरबीआई इशू करती है. सिर्फ एक एक्सेप्शन है. व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? जितने भी कॉइन्स हैं इंडिया के, जितने भी कॉइन्स हैं और जितने भी 1 रुपये के नोट्स हैं, ये बस आरबीआई नहीं इशू करती है. पूरी नोट्स आरबीआई इशू करती है, बट 1 रुपये के नोट्स और जितने भी कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है. उसके अलावा कितने नोट्स कौन से इशू हो रहे हैं वो सब आरबीआई करता है. आप कभी भी कोई नोट देखना, 200 का, 300 का, 200 का, 500 का, हर नोट में एक सिग्नेचर होता है. किसका सिग्नेचर होता है? आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है. आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका सिग्नेचर इंडिया की पूरी करेंसी में होता है, एक्सेप्ट 1 रुपये नोट. 1 रुपये नोट क्योंकि गवर्नमेंट इशू करती है तो किसका सिग्नेचर होगा? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होता है ऑन 1 रुपये नोट. एक्सेप्ट दैट सारी करेंसीज में आरबीआई गवर्नर का ही होता है सिग्नेचर. ये था हमारा फर्स्ट कि पूरा इशू ऑफ मनी, इशू ऑफ करेंसी आरबीआई करती है. सेकेंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट.
जैसे कि हमारा बैंक कॉमर्शियल बैंक है, एज़ इंडिविजुअल्स हमारे मनी कॉमर्शियल बैंक्स के पास रहते हैं, हमारी डिपॉज़िट्स कॉमर्शियल बैंक के पास रहते हैं, हम लोन्स कॉमर्शियल बैंक से लेते हैं। अगर हमको किसी चीज़ में फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो हम बैंक में जाते हैं, किसी सुपरवाइज़र को ढूँढते हैं, उनसे लेते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई कर्ज़ा है और हमको चाहिए कि कोई मेरी फाइनेंशियली असिस्ट कर दे, मुझे हेल्प कर दे, तो मैं वापस अपने कॉमर्शियल बैंक के पास जाती हूँ। सिमिलरली जब ये सारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को आती है, तो गवर्नमेंट का जो बैंक होता है वो आरबीआई है। गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो जो सारे काम एज़ एन इंडिविजुअल मैं कॉमर्शियल बैंक के साथ करती हूँ, वो सब आरबीआई गवर्नमेंट के लिए करता है। मतलब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंकर है। मतलब क्या है? उसको लोन्स भी देता है और उसके डिपॉज़िट्स भी लेता है। अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो आरबीआई देगा, अगर गवर्नमेंट को कुछ डिपॉज़िट करना है तो सीधे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में वो डिपॉज़िट होगा। गवर्नमेंट से यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की बात हो रही है। कंप्लीट जो गवर्नमेंट इंडिया में वर्क करती है, उन सबको लोन्स देना, उनके डिपॉज़िट्स लेना किसका काम है? आरबीआई का काम है। बैंकर के साथ-साथ ये एजेंट भी है। कैसे एजेंट है? मतलब अगर कोई भी डेट है गवर्नमेंट पे, कोई भी डेट है गवर्नमेंट में जिसका पेमेंट होना है, तो पब्लिक डेट से भी आरबीआई ही डील करेगी गवर्नमेंट के लिए। और इसके अलावा एडवाइज़र, फाइनेंशियल जितनी एडवाइस चाहिए है हमारे गवर्नमेंट को, वो सब कौन देता है? आरबीआई देता है। आरबीआई से ही गवर्नमेंट हमारी एडवाइस लेती है कि हमें आगे इकोनॉमी में कैसे चलना चाहिए, क्या मनी सप्लाई रखना चाहिए। द सिचुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है, इन सब चीज़ों में कैसे वर्क करना चाहिए, वो सारी गवर्नमेंट को कौन बताता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड इज दिस, थर्ड इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जैसे कि हमारा कॉमर्शियल बैंक है, कभी कभी कॉमर्शियल बैंक्स को भी प्रॉब्लम आ जाती है। कॉमर्शियल बैंक पे बैंकरप्सी हो सकती है, क्रेडिट क्रिएशन की वजह से उनके पास मनी कम हो सकता है, उनको ऐसे सडनली कहीं से मनी की नीड पड़ सकती है, या उनका किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं चल रहा होता है, ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज कॉमर्शियल बैंक के कौन देखता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक है जो सुपरवाइज भी करता है कॉमर्शियल बैंक को, और जितनी हेल्प चाहिए कॉमर्शियल बैंक को वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक। व्हाई? बिकॉज सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स कॉमर्शियल बैंक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कॉमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा किसी बैंकरप्ट की सिचुएशन में है और उसको सडनली मनी की नीड है, इमीडिएट मनी चाहिए, तो ऐसे में गवर्नमेंट में को मतलब सॉरी ऐसे में कौन मनी देता है कॉमर्शियल बैंक्स को? सेंट्रल बैंक मनी देता है। सिमिलरली अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कॉमर्शियल बैंक का किसी भी थर्ड पार्टी से कोई दिक्कत चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का मीडिएटर बन के क्या करेगा सेंट्रल बैंक? वो इश्यू को क्लियर कर देगा। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस सिचुएशन। सो क्या-क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले नोट सबसे ज़्यादा इश्यू करने का पूरी सोल अथॉरिटी आरबीआई के पास है। उसके बाद आरबीआई गवर्नमेंट का भी बैंक है और कॉमर्शियल बैंक्स का भी बैंक है। Last and very, very important function of RBI is control of money supply and credit. In the last part when we studied commercial banks, हमने क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा था। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है कि कंट्री में अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो आरबीआई तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है। मनी सप्लाई कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, कब कम होगा, ये सारे डिसीजंस आरबीआई लेती है। इन्फ्लेशन इज़ अ टाइम जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कैश फ्लो जो है अपनी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए ये पॉलिसीज़ लेती है। सिमिलरली डिफ्लेशन के टाइम पे प्राइस कम होता है, जितना भी मनी होता है इकोनॉमी में वो बहुत कम होता है, अपनी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्रेडिट्स लेता है, कंट्रोल्स लेता है। ये जो कंट्रोल्स लेता है वो होती हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे हम, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जिसमें हम बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब कुछ कवर करेंगे। ये सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हमारी कंट्री में कंट्रोल करता है। So these are the primary and most important functions of central bank, that means RBI. क्या क्या है? First is currency authority.
इट हैज़ द सोल अथॉरिटी। सोल अथॉरिटी का मतलब हुआ कि कोई और पार्टनरशिप में नहीं है, इंडिविजुअली पूरी अथॉरिटी, पूरा कंट्रोल किसके पास है? आरबीआई के पास है। इट हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ द करेंसी इन द कंट्री। In India, RBI has the sole authority of issuing paper currency notes. Paper currency notes मतलब except coins and 1 rupee note, क्या except coins and 1 rupee note सब कुछ RBI करता है, and these two things are issued by Ministry of Finance India, that is Government of India. इसीलिए in all the currencies we have the signature of RBI governor except 1 rupee note, क्योंकि 1 rupee note फाइनेंस मिनिस्ट्री निकाल रही है तो किसका सिग्नेचर होता है उसमें? फाइनेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर होता है। ओके, सेकंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। एज अ बैंकर वो क्या क्या करता है? एज अ बैंकर वो लोन्स देता है, डिपॉजिट्स लेता है पूरी गवर्नमेंट से जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है। इट एक्सेप्ट्स रिसीट्स, जितने भी रिसीट्स होते हैं गवर्नमेंट के वो भी एक्सेप्ट करता है, और जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो भी आरबीआई ही करता है गवर्नमेंट के लिए। इट कैरी आउट बैंकिंग ऑपरेशंस फॉर द गवर्नमेंट। जितने भी ट्रांजैक्शनल और बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इट इज ऑल डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेंटेन्स अ करेंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस। क्या कैश बैलेंस है उसके लिए पूरा करेंट अकाउंट भी आरबीआई ही मैनेज करती है गवर्नमेंट का। इसके बाद एज एन एजेंट वो क्या करती है? पब्लिक डेट मैनेज करती है। पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के ऊपर जो भी अभी डेट है, कर्जा है, वो सारी मैनेजमेंट आरबीआई देखती है कि कंट्री में कितना डेट है, वो सब आरबीआई ही देखती है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइसेस ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है सारे इकोनॉमिक, सारे फाइनेंशियल और मॉनेटरी इश्यूज में। कंट्री में कोई भी मॉनेटरी इशू हो, कोई भी फाइनेंशियल इशू हो, everything, all of the economic issues are handled by RBI. फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा डीमोनेटाइजेशन का टाइम था, डीमोनेटाइजेशन के टाइम में फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ सिर्फ एक अथॉरिटी काम कर रही थी, दैट वाज आवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरी डीमोनेटाइजेशन की मॉनेटरी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रोसेस किसने डिसाइड की थी और किसने एडवाइस की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर है अपने गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के साथ साथ ये बैंक का भी बैंक है। ओके, सो इट इज द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ये बैंक की भी हेल्प करता है। कैसे? एज अ बैंकर आरबीआई रेगुलेट्स ऑल कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया। जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब हुआ? दैट आई एक्सप्लेन टू यू कि सपोज कॉमर्शियल बैंक बैंकरप्ट होने वाला है या क्रेडिट क्रिएशन की वजह से उनको कोई इश्यू आ गया है और उनको इमीडिएट मनी चाहिए, सो दैट बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे उनको जब हेल्प चाहिए है तो वो सडन और इमीडिएट हेल्प कौन करता है? आरबीआई। सो जो इमीडिएट और लास्ट मोमेंट पे लोन्स की नीड हो जाती है, लोन्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है कॉमर्शियल बैंक को, दैट आर फुलफिल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक, इसी को हम बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड की ऐसी डेड एंड सिचुएशन में लेंड करने वाला, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बोलते हैं ना लास्ट सहारा मेरा, दैट इज आरबीआई। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व रेशियो वी विल अंडरस्टैंड इट आगे जब हम पढ़ेंगे, बट इसका मतलब ये होता है कि कॉमर्शियल बैंक कितना मनी अपने पास रिजर्व रखेगी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लीगल रिजर्व, जिसकी आपको कोई भी डिपॉजिट अगर कॉमर्शियल बैंक में हुआ है तो कुछ अमाउंट उसको अपने पास रखना होता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं जो कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व करके रखने होते हैं, और वो कितना परसेंट रिजर्व करेगी वो सब कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। दैट इज सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि किस चीज का कितना रिक्वायरमेंट होगा। क्लियरिंग हाउसेज, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर कॉमर्शियल बैंक और किसी थर्ड पार्टी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन इशू चल रहा है या कोई भी ट्रांजैक्शन में वो इन्वॉल्व है तो उनके बीच क्या मीडिएटर होगा? आरबीआई, और सारे इश्यूज आरबीआई क्लियर करेगा। ये सारे काम आरबीआई कैसे करता है? कॉमर्शियल बैंक का बैंक बन के करता है।
ओके, जब काम आता है सुपरवाइज करना मतलब एडवाइस करना, कुछ सजेस्ट करना या फिर बोलना कि ओके ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें वो क्या करता है, पूरी कॉमर्शियल बैंक की लाइसेंसेस, कितने एसेट्स लिक्विड फॉर्म में होंगे, कितने एसेट्स लिक्विड फॉर्म में नहीं होंगे, कॉमर्शियल बैंक कैसे मैनेज होना चाहिए, कब किसी बैंक को मर्ज होने की नीड है, ये सारी चीज़ें आरबीआई सुपरवाइज करता है। किसी भी बैंक में कोई भी लाइसेंसिंग इशू है, कोई भी मैनेजमेंट इशू है, किसी बैंक का मर्जर होना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? आरबीआई ही देखता है। अब हमने देख लिया कि उसने नोट्स इशू कर लिए, उसने गवर्नमेंट का बैंक बन लिया और उसने कमर्शियल बैंक्स का भी बैंक बन लिया। इसके अलावा फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, सबसे इम्पॉर्टेंट, मनी सप्लाई कंट्रोल करना। मनी सप्लाई आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसीज अप्लाई करके, डिफरेंट डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसीज अप्लाई करके हम मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। मनी सप्लाई रेगुलेट करने का मतलब है कि आपके पास दो सिचुएशंस होती हैं। वन इज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन and another is a situation of deflation। ठीक है, इन्फ्लेशन एक वो सिचुएशन होती है जब बहुत ज़्यादा मनी अपनी इकोनॉमी में सर्कुलेट करने लगता है, मतलब मनी सर्कुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। हमको बेसिकली मनी सर्कुलेशन इस सिचुएशन में क्या करना होता है? कम करना होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में अपना मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। और डिफ्लेशन में क्या होता है? डिफ्लेशन में इकोनॉमी में कैश सप्लाई, मनी सप्लाई बहुत कम हो जाता है, मनी सप्लाई बहुत कम हो जाता है। तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे उनको ये पैसा कम करना होता है, इकोनॉमी से बाहर निकालना होता है, इकोनॉमी से मनी के इतना मनी फ्लो ना हो इकोनॉमी के अंदर। और डिफ्लेशन में इनको क्या करना पड़ता है? इनको इंजेक्ट करना पड़ता है, इनको मनी डालना पड़ता है इकोनॉमी में कि ओके लोगों के हाथ में पैसा आए। तो इनके लिए ये मॉनेटरी पॉलिसीज यूज़ करते हैं, अलग अलग रेट्स, अलग अलग पॉलिसीज लगा के वो इस चीज़ को मैनेज करते हैं। इसके अंदर हम दो टाइप ऑफ पॉलिसीज पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव पॉलिसीज एंड क्वालिटेटिव पॉलिसीज। क्वांटिटेटिव पॉलिसीज आप समझ रहे हो, जिसमें रेट्स इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स को और रेट्स को चेंज करके डिफरेंस लाया जाता है। क्वालिटेटिव होते हैं जो कि सजेशन बेस्ड, सुपरवाइजिंग बेस्ड होते हैं, जो आरबीआई सजेस्ट करके, सुपरवाइज करके कॉमर्शियल बैंक से काम करवाता है। इसमें कहीं भी मॉनेटरी टर्म्स या रेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्वांटिटेटिव हम जब पढ़ते हैं, हम इसमें से क्या क्या पढ़ते हैं? बैंक रेट। बैंक रेट इज अ रेट जिस पे आरबीआई मनी देती है कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। ओके, रेपो रेट होता है जब आरबीआई मनी देती है, लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए। रिवर्स रेपो रेट, अब देखो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। जब रेपो रेट में क्या कर रही है आरबीआई? मनी दे रही है, लोन दे रही है, तो रिवर्स में क्या होगा? डिपॉजिट करती है कॉमर्शियल बैंक, किसको? आरबीआई को। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेच रहे हो या खरीद रहे हो। एंड लास्ट इज योर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व मतलब आपको क्या बेसिक अमाउंट रिजर्व करने की जरूरत है, इट इज मैंडेटरी। ये होते हैं 5 हमारे क्वांटिटेटिव। ऑन दी अदर हैंड क्वालिटेटिव में हम 3 पढ़ते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। लेट्स सी देम वन बाय वन। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट इज योर बैंक रेट, सेकेंड इज योर रेपो रेट, थर्ड इज योर रिवर्स रेपो रेट, फोर्थ इज योर ओपन मार्केट एंड फिफ्थ इज योर लीगल रिजर्व रेशियो। ये सारे कौन से हुए? क्वांटिटेटिव हुए। क्वांटिटेटिव में हमारा फर्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट को हम डिस्काउंटेड रेट भी बोलते हैं। डिस्काउंटेड रेट क्यों बोलते हैं इसको? इट इज द अनदर नेम ऑफ बैंक रेट। बैंक रेट वो होता है जिसमें आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन्स दे रही है कॉमर्शियल बैंक को। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए लोन्स दे रही है। तो ऐसे लंबे टाइम के लोन्स के लिए आरबीआई बहुत कम इंटरेस्ट लेती है कॉमर्शियल बैंक से कि ओके आप इतना मनी ले रहे हो, आप मुझे बहुत ही मार्जिन, बिल्कुल मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे दे देना। इसीलिए जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है उससे कम इंटरेस्ट रेट होता है, इसीलिए इसको डिस्काउंटेड रेट बोलते हैं। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से कम इंटरेस्ट रेट पे जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को देती है कोई भी लोन, उसको अपन बैंक रेट या डिस्काउंटेड रेट बोलते हैं। क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, इसमें कोई कोलैटरल या कोई सिक्योरिटी नहीं लेती है आरबीआई। आरबीआई ऐसे ही विदाउट एनी सिक्योरिटी और विदाउट एनी कोलैटरल
दे देती है। कोलैटरल का क्या मतलब होता है? कोलैटरल का मतलब होता है कि सपोज़ मेरे को सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन लेना है बैंक से, तो मुझे अपनी कोई सिक्योरिटी, कोई ज़मीन, कोई दुकान, कुछ उनको एज़ अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा कि अगर मैं लोन नहीं आपको रीपे कर पाई तो क्या करोगे आप? आप ये चीज़ रख लोगे अपने पास, ये एसेट मेरा आपका हो जाएगा। सो आरबीआई बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन्स देता है, मिनिमल कम रेट पे देता है, इसलिए इसको डिस्काउंटेड रेट भी बोलते हैं, और इस सिचुएशन में ये कोई कोलैटरल नहीं लेता है, विदाउट एनी सिक्योरिटी ये मनी दे देता है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इस सिचुएशन में देखो हमने 2 सिचुएशन पढ़ी, एक सिचुएशन हमने पढ़ी डिफ्लेशन की और एक सिचुएशन हमने पढ़ी इन्फ्लेशन की, राइट? एक हमने पढ़ी इन्फ्लेशन की, एक डिफ्लेशन की। इन्फ्लेशन कौन सा होता है? जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे इकोनॉमी में मनी बहुत है, और डिफ्लेशन जब मनी कम है। डिफ्लेशन के केस में हमें क्या करना है? हमें अपनी इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट करना है, बट इन्फ्लेशन के केस में हमें क्या करना है? हमें अपनी इकोनॉमी से मनी बाहर निकालना है, राइट? अब मेरे को बताओ, आप एज एन इंडिविजुअल लोन कब लोगे? जब आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा या जब आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा? अगर मैं किसी के पास लोन लेने गई, किसी बैंक के पास, और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपको 15% में लोन दे रहा हूँ, तो मेरे को डर लगेगा कि यार मैं पैसे तो ले लूँगी, बट 15% इंटरेस्ट कहाँ से दूँगी? बट अगर वो मुझसे बोले कि मैं आपको 10% में वो लोन दे रहा हूँ, तो मैं बोलूँगी ओह! 10% इज़ गुड, 10% में मैं लोन ले सकती हूँ, क्योंकि 10% इंटरेस्ट मेरे लिए थोड़ा फ़ीज़िबल ज़्यादा है। सो इसमें क्या होगा, जब डिफ्लेशन का टाइम होगा, जब आरबीआई को चाहिए कि पैसे पहुंचे इकोनॉमी के पास, तो वो क्या करेगा? वो लोन देना चाहेगा कॉमर्शियल बैंक को। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक उस पैसे का क्या करेगा? उस कॉमर्शियल बैंक उस पैसे से क्रेडिट क्रिएट करेगा, वो आगे हम लोगों को लोन देगा, तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, राइट? आरबीआई से अगर कॉमर्शियल बैंक ने लोन ले लिया, कॉमर्शियल बैंक के पास जो मनी आया उसने हम इंडिविजुअल्स को वो मनी दे दिया, और हम लोगों ने वो मनी अपनी इकोनॉमी में यूज़ किया, और इकोनॉमी में क्या हुआ? पैसे का फ्लो बढ़ गया। सो इस टाइम पे क्या करती है? इस टाइम पे आरबीआई कम बैंक रेट कर देती है। डिफ्लेशन में वो इंटरेस्ट रेट क्या कर देगी? कम, कि आप मुझसे 10% में, कॉमर्शियल बैंक से बोलेगी आप मुझसे 10% में ले लो। कॉमर्शियल बैंक 10% में लेके क्या करेगी? इंडिविजुअल्स को दे देगी, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सिमिलरली इन्फ्लेशन में जब ऑलरेडी बहुत मनी सप्लाई है, तो आरबीआई चाहेगी कि मैं कॉमर्शियल बैंक को ना दूं, क्योंकि अगर मैं कॉमर्शियल बैंक को दूंगा तो कॉमर्शियल बैंक तो आगे लोगों को लोन दे देगी, तो और मनी क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में बैंक रेट को वो क्या कर देती है? बढ़ा देती है, क्योंकि अगर मैं अब 10 की जगह 15% में लोन दे रही हूँ, तो कॉमर्शियल बैंक कम लोन लेगा, राइट? कि यार मैं इतना महंगा इंटरेस्ट का लोन क्यों लूँ? अब जब कॉमर्शियल बैंक ही लोन नहीं देगा, तो वो आगे हम लोगों को कैसे लोन देगा? तो इवेंचुअली क्या होगा? इस सिचुएशन में मनी सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। दिस इज हाउ वो बैंक रेट को चेंज करके मनी सप्लाई को क्या करती है? कंट्रोल करती है। सो हमने क्या पढ़ा? ड्यूरिंग डिफ्लेशन आरबीआई रिड्यूसेस द बैंक रेट्स कम कर देती है, जिससे मनी सप्लाई क्या होता है? इकोनॉमी में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और जितना भी वो क्रेडिट बना रही थी वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट का इंक्रीज हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करेगी? ये रेट को बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो रेट बढ़ाएगी, कॉमर्शियल बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जैसे ही ये कम होगी, पूरा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। दिस वॉज योर बैंक रेट। सेकेंड दैट व्हाट वी स्टडी इज रेपो रेट। रेपो रेट आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेट है रेपो रेट। रेपो रेट भी सेम चीज़ होती है, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है आरबीआई, यहाँ पे भी कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है आरबीआई। बस बैंक रेट पे वो लॉन्ग टर्म लोन देती है, और रेपो रेट पे वो शॉर्ट टर्म लोन देती है। इसीलिए क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म था, तो वो सिक्योरिटी भी नहीं ले रहे थे, बट क्योंकि ये जो रेट होता है ये एक शॉर्ट टर्म रेट होता है, शॉर्ट टर्म लोन देती है, तो यहाँ पे विद कोलैटरल यहाँ पे आरबीआई सिक्योरिटी लेती है, क्योंकि वो कम टाइम के लिए लोन दे रही है, तो वो यहाँ पे कोलैटरल लेती है।
जैसे कि हम बैंक रेट को बोलते थे डिस्काउंटेड रेट, इसको हम बोलते हैं रीपर्चेज रेट। याद कर लो, अगर आपको कहीं रेपो रेट ना दिखे और आपको क्वेश्चन में रीपर्चेज रेट दिखे, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग्स। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, शॉर्ट टर्म लोन दिए कॉमर्शियल बैंक को विद कोलैटरल दिए। अब इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी, हमारे पास अगर डिफ्लेशन होगा तो अगेन डिफ्लेशन में मुझे क्या करना होगा, इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट करना होगा। बट अगर इन्फ्लेशन होगा तो मुझे इन्फ्लेशन में क्या करना होगा, मुझे इकोनॉमी से मनी को बाहर निकालना होगा। तो सेम चीज, एक ले लो रेट 15% रेपो रेट और एक ले लो 10%। ठीक है, डिफ्लेशन में आरबीआई क्या करेगी, 10% रेट पे देगी, कम रेट पे देगी। क्यों? क्योंकि कम रेट पे कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोन्स ले लेंगे। कॉमर्शियल बैंक जैसे ही लोन्स देंगे वो क्या करेंगे, वो अपना क्रेडिट क्रिएशन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्रेडिट क्रिएशन को और लेंडिंग को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएगी। सेम एज बैंक रेट, जो हमने बैंक रेट में से प्रोसेस देखी एग्जैक्टली सेम है। तो अब बताओ इन्फ्लेशन की क्या होगी, एग्जैक्टली सेम लाइक बैंक रेट। क्या यहाँ पे वो 15% पे लोन देगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक लोन्स नहीं लेगी, क्योंकि मैं इतना महंगा इंटरेस्ट रेट क्यों दूं। अगर इसके पास लोन ही नहीं आएगा तो इसका क्रेडिट क्रिएशन और जो लेंडिंग होती है, जो ये मनी इंडिविजुअल्स हमें लैंड करता है, वो भी कम हो जाएगा। जैसे ये कम होगा, पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा और अपनी इन्फ्लेशन फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। दिस वॉज योर रेपो रेट। क्या देखा हमने, ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को कम कर दिया, जिससे मनी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कैसे? क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक है उसने लेंडिंग रेट्स कम किए और उनके पास ज़्यादा क्रेडिट आने लगा, तो इसकी वजह से अपना मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया डिफ्लेशन के केस में। बट इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई ने क्या किया, ये रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब वो लोग महंगे लोन दे रहे हैं, महंगे लोन देंगे तो जो कॉमर्शियल बैंक होगा वो नहीं लेगा और उनके जो लेंडिंग रेट्स होंगे और क्रेडिट क्रिएटिंग होगी वो भी कम हो जाएगी, जिसके वजह से मनी सप्लाई इवेंचुअली इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने मनी निकाल लिया, मनी सप्लाई हम लोगों ने कम कर दिया, इन्फ्लेशन हम लोगों ने कंट्रोल कर दिया। बैंक रेट और रेपो रेट के बाद हम जो थर्ड पढ़ते हैं इज योर रिजर्व रेपो रेट। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग, जैसे कि हमने रेपो रेट को क्या बोला था, रीपर्चेज रेट, इसको हम लोग रिजर्व रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। जब हम लोगों ने रेपो रेट पढ़ा, वी अंडरस्टूड कि ओके इस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन्स देती है। रिवर्स रेपो रेट पे क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा मनी है तो कॉमर्शियल बैंक वो एक्स्ट्रा मनी कहाँ जाके, सेंट्रल बैंक में जाके, मतलब आरबीआई के पास जाके रख देता है कि ये मेरे पूरे डिपॉजिट्स हैं, इसको आप अपने पास रख लो, जब मुझे टाइम होगा, जब मुझे ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, आई विल टेक इट फ्रॉम यू। बट क्योंकि कॉमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स वहाँ रख रहा है, उस फिक्स डिपॉजिट्स पे कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। आरबीआई इंटरेस्ट देगी ना डिपॉजिट्स पे, क्योंकि आपने इतना मनी रखा है, आपको इसमें इतना पैसा हमसे मिलेगा। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जो मनी, जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक को वापस मिलता है, किससे, आरबीआई से। So rate at which commercial bank can deposit their surplus funds to RBI for short term. Short term के लिए it is a rate of interest at which RBI accepts deposits from commercial bank. ये वो rate of interest होता है जो commercial bank को मिलता है, किससे मिलता है, RBI से मिलता है। Now यहाँ पे RBI क्या करती है, कब reverse repo rate वो कम करेगी, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई कब कम करेगी, खुद सोचो। रिवर्स रेपो रेट होता है कि आपको जितना डिपॉजिट मिल रहा है, अगर आपको वो डिपॉजिट कम मिलेगा, अगर आपको वो डिपॉजिट कम मिलेगा तो आप सबमिट करोगे क्या पैसे, वहां नहीं करोगे। सो क्या हुआ, दो केसेस पढ़े हमने, डिफ्लेशन का केस एंड इन्फ्लेशन का केस। अब डिफ्लेशन में हमको मनी डालना है, राइट। तो अगर आरबीआई ने, अगर कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई ने क्या किया, रेट को बढ़ा दिया, ठीक है, कि ओके मैं तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दूंगा, तो क्या करेगी, तो कॉमर्शियल बैंक रखवाएगी मनी, कॉमर्शियल बैंक बोलेगी आप रख लो।
तो अगर मनी आरबीआई के पास चला गया तो हम पब्लिक को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो डिफ्लेशन का केस तो बढ़ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी डिफ्लेशन का केस आएगा तो आरबीआई क्या बोलेगी? आरबीआई क्या करेगी? वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी। वो बोलेगी कि मैं आपको जैसे कि 1,000 रुपये ही दूंगी इंटरेस्ट पे। तो आप बोलोगे यार 1,000 रुपये इंटरेस्ट पे मैं क्यों लूँ? अगर मैं यही मनी इंडिविजुअल्स को, हम लोगों को अगर आरबीआई दे देगा तो वो उससे क्या करेगा? 2,000 का इंटरेस्ट हमसे ले लेगा। तो आरबीआई का कहाँ प्रॉफिट हो रहा है? सॉरी, कॉमर्शियल बैंक का कहाँ प्रॉफिट हो रहा है? 2,000 में। तो इस सिचुएशन में कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया? जैसे ही उसको पता चला कि मुझे आरबीआई के थ्रू कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसने अपना डिपॉजिट नहीं किया आरबीआई में और उसने वो मनी हम इंडिविजुअल्स को बांट दिया इकोनॉमी में। जैसे इकोनॉमी में मनी बांटा, क्या हुआ? हमारा डिफ्लेशन सही हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा मनी सप्लाई बढ़ गया। बट अगर हमें मनी सप्लाई कम करना होगा, हमें मनी सप्लाई निकालना होगा, तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बोलेगी कि मैं आपको 5,000 रुपये दे रहा हूँ इस इंटरेस्ट रेट, 5,000 में रखवा दो। तो कॉमर्शियल बैंक क्या बोलेगी? इतना मनी तो मैं इंडिविजुअल्स को देके भी इंटरेस्ट नहीं बना पाऊंगा। तो क्या करेगी? वो अपना पूरा मनी आरबीआई के पास रखवा देगी। जैसे ही आरबीआई को उसने मनी दे दिया, उसके पास हमें लैंड करने को क्या बचा? कुछ नहीं। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सो when RBI increases the reverse repo rate, it leads to commercial bank to increase the deposits to central bank. जैसे ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा डिपॉजिट कर देगा। इट विल क्रिएट लेस क्रेडिट। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कैपेसिटी कम हो गई। अब उन्होंने पैसे जब आरबीआई के पास ही रखवा दिए हैं, तो वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करेंगे? कैसे ही लोन्स देंगे? तो इससे क्या होगा? पूरा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ये होता है इन्फ्लेशन का केस। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। जब हम लोग इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं, जिस पे लोन दे रहे हैं, तो उस पे आरबीआई क्या करती है? लोन बढ़ाती है जब हमें इन्फ्लेशन कम करना होता है। बट जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं कि हमें इंटरेस्ट वापस कितना मिलना है, तो इस पे ऑपोजिट हो जाता है। ओके, फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। सबसे इजी होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि मैं अपने एक इंडियन इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद रही हूँ या फिर बेच रही हूँ। तो अब आप मुझे बताओ, एज एन आरबीआई, सपोज आरबीआई है और उसको पता है कि बहुत इन्फ्लेशन है, मतलब बहुत पैसा है इकोनॉमी में, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि पैसा उसके हाथ में आ जाए। तो वो क्या करेगी? वो कोई गवर्नमेंट एसेट लेगी, उसको मेन मार्केट पे रख देगी और बोलेगी इसको खरीद लो। कोई भी इंसान जो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा, वो एसेट तो उसका हो जाएगा, पर उसका पूरा मनी, जो मनी सर्कुलेशन है, जो कैश है, वो पूरा आरबीआई के पास आ जाएगा और इन्फ्लेशन क्योर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें चाहिए कि इकोनॉमी में पैसा बढ़े, तो हम क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि ओके, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये मैं आपसे खरीद रहा हूँ। तो जैसे ही आरबीआई वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी, आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे इकोनॉमी में, और जैसे ही वो पैसे देगी इकोनॉमी में, क्या होगा? डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक टू कॉमर्शियल बैंक एंड टू द पब्लिक, इट इज ऑथराइज टू सेल एंड परचेज। ऑथराइज मतलब इसके पास फुल पावर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने का और खरीदने का। किसी के पास नहीं है, पर आरबीआई होल्ड्स द सोल अथॉरिटी टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स वो बिल्स होते हैं जिसके ऊपर, जिसके अगेंस्ट आरबीआई गवर्नमेंट को लोन्स देती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल्स। सो सेल कब करेगी सिक्योरिटीज? जब हमें मनी सप्लाई को कम करना होगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही बेचूंगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा मार्केट से और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। खरीदूंगी कब? जब मुझे मनी सप्लाई बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं जैसे ही खरीदूंगी, मुझे पैसा डालना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी में। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? डिफ्लेशन क्योर हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इट्स वेरी वेरी इजी। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। लास्ट हम जो पढ़ते हैं दैट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि कॉमर्शियल बैंक्स को कुछ मनी अपने पास होल्ड करना पड़ता है। वो सब कुछ क्रेडिट क्रिएशन लोन्स में नहीं दे सकते हैं।
वो कितना क्या होल्ड करेंगे, वो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई डिसाइड करती है। दो टाइप के रिजर्व्स रखवाती है आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास। फर्स्ट इज सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, एंड एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि आरबीआई एक अमाउंट डिसाइड कर लेती है कि इतना अमाउंट कॉमर्शियल बैंक को इन फॉर्म ऑफ कैश हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। अगर आरबीआई ने बोल दिया कि किसी भी सिचुएशन में 2 लाख रुपए कैश इन फॉर्म ऑफ कैश आपके पास होना चाहिए, तो कॉमर्शियल बैंक इज मैंडेट टू डू दिस। ही कॉमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लिगेटेड कि उनको ये चीज़ फॉलो करनी पड़े। इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो वो होता है कि आपको लिक्विड फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक्स को कितना मनी अपने पास रखना है। जो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखती है कि किसी भी टाइम पे ज़रूरत आए तो ये रहा वो अमाउंट जो मुझे रखना पड़ेगा। बट ये जो लिक्विड रेशियो होता है, ये कॉमर्शियल बैंक अपने पास ही रखती है। लिक्विड फॉर्म से मतलब है वो यहाँ पे कोई भी ट्रेजरी बिल्स रख सकती है, गोल्ड रख सकती है, किसी भी लिक्विड फॉर्म में मनी होना चाहिए। जो क्या करती है, जो वो अपने साथ मेंटेन करती है। कॉमर्शियल बैंक ये खुद के पास रखती है। लिक्विडिटी रेशियो सेंट्रल बैंक नहीं रखता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो कैश रिजर्व रेशियो इज द मिनिमम परसेंटेज, कम से कम मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी kept as reserves against total deposits by commercial bank with RBI। किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास टोटल जितने डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसका कुछ परसेंट कैश के फॉर्म पे कॉमर्शियल बैंक को सबमिट करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इससे आरबीआई मनी सप्लाई कैसे देखती है? देखो, अगर आरबीआई ने बोला कि तुमको 1,000 रुपये कैश रिजर्व रखने हैं, या फिर उसने बोला कि तुमको 5,000 रुपये कैश रिजर्व रखने हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कॉमर्शियल बैंक के पास क्या है, 10,000 रुपये हैं, ठीक है, सपोज कॉमर्शियल बैंक हैज द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 10,000 रुपीज़, और जिसमें से उसको सिर्फ 1,000 रुपीज़ आरबीआई को देना पड़ रहा है। अगर वो 1,000 रुपीज़ आरबीआई को दे रहा है तो वो बाकी 9,000 का क्या करेगा? लेंड कर देगा, और इससे क्रेडिट क्रिएशन करेगा, क्रेडिट बनाएगा, और कुछ करेगा क्या? जैसे ही उसने सिर्फ 1,000 किए, बाकी 9,000 उसने मार्केट पे डाल दिए, तो इससे मनी सप्लाई मार्केट का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिचुएशन मतलब कब कैश रिजर्व रेशियो कम होता है? जब हम लोगों को डिफ्लेशन क्योर करनी होती है। जब डिफ्लेशन क्योर करनी होती है और आरबीआई को पता होता है कि मनी की नीड है बहुत ज़्यादा मार्केट में, इकोनॉमी में, तो आरबीआई क्या बोलती है कि बहुत कम रिजर्व रखो, बाकी सब क्या करो, बांट दो, इकोनॉमी में पैसा आने दो। बट अगर इन्फ्लेशन है ऑलरेडी, इकोनॉमी में पैसा, हमें पैसा निकालना है, तो आरबीआई क्या बोलेगी कि अपना इतना अमाउंट रिजर्व रखो और सिर्फ मार्जिनल अमाउंट लोगों को बांटो। 5,000 रुपीज़ अगर मैं कर लूँगी तो मैं सिर्फ 5,000 रुपये का क्रेडिट क्रिएशन करूँगी, तो इवेंचुअली मनी सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। तो ये कौन सा केस हुआ? इन्फ्लेशन का केस हुआ। तो क्या समझ आया? कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर देती है आरबीआई जब इन्फ्लेशन का केस होता है, और कैश रिजर्व रेशियो कम कर देती है जब डिफ्लेशन का केस होता है। ओके, तो जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो कम होगा, क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ जाएगा। जब मैं सिर्फ 1,000 रुपीज़ ही कर रही हूँ, तो बाकी के 9,000 में क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज़ करूँगी। तो इससे क्या होता है? मनी सप्लाई इकोनॉमी की बढ़ जाती है। और हमने डिक्रीज क्या पढ़ा? जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन हमारा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये होता है इन्फ्लेशन का केस। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सेकेंड होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये लिक्विड फॉर्म पे जो कॉमर्शियल बैंक खुद के पास रखती है। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज रिजर्व बाय कॉमर्शियल बैंक्स विद देमसेल्व्स, खुद के साथ रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड फॉर्म में उनको रखना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे वो भी रिजर्व था, ये भी रिजर्व है, सो डेफिनेटली यहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन होगी जो वहाँ हुई थी। जैसे ही एसएलआर इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा? एसएलआर जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा,
क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं लिक्विड फॉर्म पे अपने साथ 2000 वैल्यू का लिक्विड फॉर्म रख रही थी। एक सिचुएशन आई जब मैं 6000 का लिक्विड फॉर्म अपने पास रखने लगी। मेरे पास टोटल 10,000 ही है डिपॉजिट का, राइट। अगर मैं उसमें से सिर्फ 2000 लिक्विड में रख रही हूँ तो बाकी 8000 से मैं क्या कर रही हूँ, लेंड कर रही हूँ और क्रेडिट क्रिएट कर रही हूँ। जैसे ही मैं क्रेडिट क्रिएट कर रही हूँ, लेंड कर रही हूँ, मनी सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हम कब यूज करते हैं, डिफ्लेशन के केस में, जब हमको मनी सप्लाई बढ़ाना होता है। बट अगर मैं 6000 दे रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ 4000 बच रहा है क्रेडिट क्रिएशन और लैंडिंग के लिए। तो इस सिचुएशन में मनी सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये हम कब यूज करते हैं, इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप इट इज वेरी क्लियर, वेरी इजी। ठीक है, तो जैसे ही एसएलआर कम होगा, कॉमर्शियल बैंक का क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके हाथ में अभी ज्यादा मनी है, लिक्विड फॉर्म में उनको कम मनी रखना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कंट्री का इंक्रीज हो जाएगा। ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स, जिसमें हमने सबसे पहले दो इंटरेस्ट रेट्स पढ़े, दैट इज बैंक रेट एंड रेपो रेट। दोनों में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन्स देती है। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन देती है विदाउट कोलैटरल, एंड शॉर्ट टर्म लोन देती है विद कोलैटरल, किसमें, रेपो रेट में। जैसे ही उनको क्या करना होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को देखना होता है, तो वो रेट्स को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देती है। अगर आरबीआई लोन महंगा देगी तो क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा और वो मनी इंडिविजुअल्स में बांट देगा। तो अगर बैंक रेट और रेपो रेट हाई हैं तो क्या होगा, ये हाई कब होंगे, जब आरबीआई को चाहिए कि मनी लोगों के पास, इंडियन इकोनॉमी के पास पहुंचे। सो इन दैट सिचुएशन, इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, क्या करेगी, वो बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा देगी, और इन्फ्लेशन में वाइस वर्सा। बट अगर हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की, तो वो रेट होता है जिसमें डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कॉमर्शियल बैंक को अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा तो क्या करेगी, वो मनी कम देगी लोगों के बीच में। तो अगर इन्फ्लेशन का केस है तो क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देती है कि ये लोग अपने डिपॉजिट्स मेरे पास रखें और इकोनॉमी में कम पहुंचे। बट डिफ्लेशन के केस में वो रिजर्व रेपो रेट कम कर देती है, क्योंकि जैसे ही कम करेगी, कॉमर्शियल बैंक वो मनी यहाँ नहीं यूज करके इंडियन इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन में, क्रेडिट क्रिएशन में यूज कर लेगा, जिससे डिफ्लेशन क्योर हो जाएगा। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स है वो आरबीआई अथॉरिटाइज्ड वे में बेच सकता है और खरीद सकता है। आरबीआई कब खरीदेगा, जब उसको पता है कि अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे इकोनॉमी में पैसा डालना पड़ेगा, तो डिफ्लेशन के केस पे वो खरीद लेगा। बेचेगा कब, जब उसको पता है कि मुझे इकोनॉमी से पैसा निकालना है। सो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगा। फिर हमने पढ़ा है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसमें हमने दो पढ़े, कैश रिजर्व रेशियो, जो पूरे डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंट कैश के फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखवाती है, सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स आरबीआई के पास रखवाती है। अगर आरबीआई डिपॉजिट बढ़ा देगा तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक के हाथ में कम पैसा बचेगा। तो इन्फ्लेशन के केस में वो इस प्राइस को बढ़ा देती है, लेकिन डिफ्लेशन के केस में जब उनको चाहिए कि कॉमर्शियल बैंक के हाथ में पैसा हो, क्रेडिट क्रिएशन हो, तो वो कैश रिजर्व रेशियो कम कर देती है। सेकेंड इज आर एसएलआर, ये लिक्विडिटी रेशियो होता है, वो लिक्विड फॉर्म में कुछ अमाउंट जो कॉमर्शियल बैंक खुद के पास रिजर्व की तरह रखती है। ये रेट भी आरबीआई ही डिसाइड करता है। सो अगर आरबीआई ने बोला कि आप ज्यादा लिक्विड रिजर्व रखो तो उनके हाथ में कम मनी बचेगा और वो पब्लिक को मनी क्रेडिट क्रिएशन के लिए नहीं दे पाएंगे। ये कौन सी सिचुएशन हो गई, अगेन इन्फ्लेशन की केस की सिचुएशन हो गई। और डिफ्लेशन में वो क्या बोलेगा, आप लिक्विडिटी रेशियो कम रखो, आप पैसे बांटो, इंडियन इकोनॉमी में पैसा आना चाहिए। तो ये किसका केस हो गया, डिफ्लेशन का केस हो गया। These are the quantitative measures that we studied। ये मॉनेटरी पॉलिसीज के वो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग मनी सप्लाई, इंडियन इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन कौन, आरबीआई कंट्रोल करती है। इसके बाद हमने पढ़े थे क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में हम तीन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकेंड इज योर मॉरल सुएशन, एंड थर्ड इज योर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इन तीनों में कोई भी रेट्स नहीं होते हैं, कोई भी लोन्स नहीं होते हैं, डिपॉजिट्स नहीं होते हैं। ये बहुत ही सजेस्टिव और सब्जेक्टिव होती है नेचर्स में। फर्स्ट इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब हुआ कि सपोज मैं 10 लाख रुपए का लोन लेने गई,
ठीक है, मेरे को 10 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए। मेरे को जो सिक्योरिटी देनी पड़ रही है उसका वर्थ भी 10 लाख रुपीज़ ही है। तो आरबीआई ये तो बोलेगी कि नहीं कि अच्छा तुम मुझे 10 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हो, मैं तुम्हें पूरा 10 लाख का लोन दे देती हूँ। नहीं, आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोलती है कि अगर तुम 10 लाख की सिक्योरिटी रख रहे हो तो तुम 8 लाख रुपए लोन दोगे। बाकी 2 लाख तुम जो मार्जिन रखोगे दैट इज़ योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट आया समझ? तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलती है कि ओके आप 1000 रुपये 10 में से 1000 रुपये का मार्जिन रख के लोन दे दो सिक्योरिटी का, या फिर आप 5000 का रख दो। ये जो चेंज होते हैं, ये चेंजेस किस में हो रहे हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। सेकेंड इज योर मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि आरबीआई इतनी सारी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे मॉनेटरी पॉलिसीज हर कमर्शियल बैंक फॉलो करे। तो उसके लिए जितना भी सजेस्टिव नेचर होता है, जो भी आरबीआई रेगुलेशंस लगाते हैं, जैसे भी वो कमर्शियल बैंक को समझाना चाहते हैं इन एनी वे, वो पूरा कंट्रोल किसके ऊपर होता है, सेंट्रल बैंक के ऊपर होता है। थर्ड इज योर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को तो क्रेडिट क्रिएशन से मतलब है, वो किसी को भी लोन दे देगा, बट आरबीआई एक लिमिट सेट करता है कि आप किस सेक्टर को प्रायोरिटी लोन्स दोगे, किस सेक्टर को बाद में लोन्स दोगे। ये सारी चीज़ें मनी सप्लाई में हेल्प करती है। कैसे, देखते हैं। फर्स्ट इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द वैल्यू ऑफर्ड फॉर द लोन। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 10 लाख रुपीज़ की मेरी सिक्योरिटी है और आरबीआई मुझसे बोले कि आपको इसके ऊपर सिर्फ 8 लाख का लोन मिलेगा, तो जो बाकी के 2 लाख रुपीज़ बचे दैट इज़ द मार्जिन रिक्वायरमेंट। इतनी मार्जिन मुझे चाहिए। ओके अब इन्फ्लेशन में मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोन की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और उल्टा कर देंगे डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन में अपन लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देंगे। अब इसको समझो, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरे पास 10 लाख की सिक्योरिटी है, मैंने 10 लाख की सिक्योरिटी मतलब कोलैटरल दिया, ठीक है, 10 लाख का सिक्योरिटी दिया। अगर मेरे को 10 लाख में से 8 लाख का लोन मिल रहा है, ठीक है, या फिर मुझे इसमें से सिर्फ 4 लाख का लोन मिल रहा है, ठीक है। अब आप मुझे एज एन इंडिविजुअल बताओ, 10 लाख का कोलैटरल देके आप सिर्फ 4 लाख का लोन लोगे क्या? नहीं लोगे। तो ये जो पैसे आपको मिलने वाले थे इकोनॉमी में, वो नहीं मिलेंगे। तो ये किसके केस में हुआ? इन्फ्लेशन के केस में हुआ। इन्फ्लेशन के केस में उसने क्या किया? इन्फ्लेशन के केस में उसने मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया। यहाँ पे उसने 6 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट कर दिया, कोई भी लोन नहीं लेगा, तो इवेंचुअली इकोनॉमी में पैसे नहीं पहुंचेंगे। बट अगर इसने मार्जिन रिक्वायरमेंट इतना कम किया है, सिर्फ 2 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट किया है, ठीक है, तो क्या होगा? 10 लाख देके कोई भी 8 लाख का ले लेगा, और ये 8 लाख रुपीस कहाँ पहुंच जाएंगे? इकोनॉमी में सर्कुलेट होने लगेंगे। तो ये कौन सा केस हुआ? डिफ्लेशन। तो जब आरबीआई को चाहिए कि इकोनॉमी में पैसा जाए, डिफ्लेशन का केस हो, तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। बट जैसे ही चाहिए कि पैसे नहीं जाए, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, क्योंकि लोन्स की डिमांड कम हो जाएगी। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। डिफ्लेशन में क्या किया? मार्जिन रिक्वायरमेंट का डिक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे डिमांड बढ़ गई और मनी सप्लाई बढ़ गया, और इन्फ्लेशन हमने पहले ही पढ़ लिया है। ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा मॉरल सुएशन। ये एक एप्लीकेशन होती है आरबीआई बैंक की, जो वो कॉमर्शियल बैंक्स पे लगाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग मॉनेटरी पॉलिसीज पूरी फॉलो करें। वो चाहेगा कि मैंने जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज दी है वो बिल्कुल वैसे ही फॉलो होनी चाहिए, और इसके लिए आरबीआई क्या कर सकता है? उनको वार्निंग दे सकता है, उनको एडवाइस दे सकता है, और अगर उन्हें एडवाइस और वार्निंग दोनों नहीं मानी, तो वो दूसरे कंट्रोल्स भी ले सकता है कॉमर्शियल बैंक से। सारी अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो कॉमर्शियल बैंक हैज नो चॉइस अदर देन एक्सेप्टिंग ऑल द मॉनेटरी पॉलिसीज दैट आरबीआई इज सजेस्टिंग। ओके, टेक स्पेसिफिक मेजर्स फॉर इकोनॉमी ट्रेंड्स। इकोनॉमी में कोई सडन ट्रेंड आया, कोई चीज जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, अगेन
सेंट्रल बैंक के एक ऑर्डर पे सारे कॉमर्शियल बैंक्स एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करने लगे डिमोनेटाइजेशन पे जैसे उनको बताया गया था। आपको इतने बजे खोलना है, आपको ऐसे नोट्स एक्सचेंज करने हैं, आपको ये नोट्स प्रोवाइड करने हैं, आपको ये नोट्स डिस्कार्ड करने हैं। पूरी प्रोसेस दैट वाज गिवन बाय आरबीआई, all the commercial banks of India followed it. That comes under moral suasion. I hope it is very clear. थर्ड हमने पढ़ा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इट फोकसेस ऑन रेगुलेटिंग क्रेडिट टेकन फॉर स्पेसिफिक पर्पस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर्स आ जाते हैं। आरबीआई आपको बताती है कि आपको इस सेक्टर को पहले मनी देना है, इस सेक्टर को बाद में मनी देना है, इस एक्टिविटी के लिए पहले मनी जाना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मनी नहीं जाना। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि आप किसको मनी दोगे और किसको मनी नहीं दोगे, किसको मनी के लिए प्रायोरिटी दोगे, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। ये होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये थे हमारी 3 क्वालिटेटिव मेजर्स। कौन कौन से? मॉरल सुएशन, मतलब जितनी भी रेगुलेशंस हैं, कॉमर्शियल बैंक हैज नो अदर ऑप्शन देन फॉलोइंग इट। ओके, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसका क्या मतलब होता है कि आप किसको एक्टिविटीज को मनी दोगे, किसको लोन नहीं प्रोवाइड करोगे, कौन से आपके प्रायोरिटी सेक्टर है, कहाँ क्रेडिट देना है, कहाँ लोन नहीं देना है। ये सारे डिसीजंस भी आरबीआई लेता है। और क्या करता है? आरबीआई ये चीज कॉमर्शियल बैंक्स को बताता है और कॉमर्शियल बैंक्स उसको वैसे 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 फॉलो करते हैं। ये होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, नाउ वी विल सी कि सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या मेजर डिफरेंस है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में। ओके, सेंट्रल बैंक इट इज एन एपेक्स बॉडी, बैंकिंग सिस्टम का जो पूरा कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। पूरी चीज़ को सिर्फ यही संभालता है। और कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जिसका फंक्शन होता है डिपॉजिट्स लेना, लोन्स देना, इन्वेस्टमेंट करवाना। सिंपल काम, प्रॉफिट निकालना अपना, इन्वेस्टमेंट करवाना, कंजम्पशन करवाना, लोन्स देना, डिपॉजिट्स लेना लोगों से, बस। उसके आगे रेगुलेशन वगैरह इनका काम नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट और इट इज जस्ट अ यूनिट ऑफ आवर बैंकिंग स्ट्रक्चर। बैंक्स, बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं लेकिन सेंट्रल बैंक एक ही है। ठीक है, ओनरशिप ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। आरबीआई इज अ अथॉरिटी, इज एन अथॉरिटी एंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है और प्राइवेटली भी हो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, कोई एक गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक और कोई एक प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई इज योर गवर्नमेंट ओन्ड commercial bank, whereas HDFC Bank or ICICI Bank are private banks, privately owned commercial banks. I hope it is very clear. इनका काम क्या होता है कि ये पूरी पब्लिक इंटरेस्ट, पूरी गवर्नमेंट इंटरेस्ट को बिना प्रॉफिट मोटिव के क्या करे? हैंडल करे। कॉमर्शियल बैंक का सीधा काम होता है अपना प्रॉफिट बनाना। उनको क्रेडिट क्रिएट करने से मतलब है, नथिंग एल्स मैटर्स। अब यहाँ पे इनके पास पूरी अथॉरिटी होती है, फुल मोनोपोली होती है करेंसी इशू करने की, यहाँ पे कोई ऐसी पावर नहीं होती है। ओके, पब्लिक डीलिंग, कॉमर्शियल बैंक्स तो हम जाके अपना मनी दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाओ, बोलो मुझे अकाउंट खुलवाना है, नो। सो आरबीआई जो बैंक है, सेंट्रल बैंक, वो इट डज नॉट डील विद पब्लिक डायरेक्टली। वो हम इंडिविजुअल से, बिजनेस फर्म से डायरेक्टली डील नहीं करता है। वो सारा काम कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। ओके, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री। फॉर इंडिया इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, इलाहाबाद बैंक, कोटक बैंक, जितने बैंक आपने आज तक सुने हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर कॉमर्शियल बैंक्स। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, इट्स वेरी इजी। जल्दी से रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। वी स्टार्टेड विद सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक होता है लीडर ऑफ ऑल द कॉमर्शियल बैंक, सारे कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करना, ऑपरेट करना, पूरा बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी स्ट्रक्चर कंट्री का देखना सेंट्रल बैंक करती है। इन केस ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के बहुत सारे काम होते हैं। इसका फर्स्ट काम होता है इश्यू ऑफ करेंसी। इसके पास सोल अथॉरिटी होती है पूरे
पूरी इंडियन करेंसी को ये ही इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। उसके बाद इसका सेकंड होता है गवर्नमेंट का बैंक होता है, ये गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है और गवर्नमेंट का एजेंट भी होता है। सारे गवर्नमेंट के काम आरबीआई करता है, फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क। गवर्नमेंट के साथ साथ ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स का भी बैंक और सुपरवाइजर होता है। कॉमर्शियल बैंक्स के सारे हाउसेस क्लियर करना, कॉमर्शियल बैंक के लोन्स देना, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कॉमर्शियल बैंक को मैनेज करना, उनको एडवाइस करना, सारा काम आरबीआई करता है। इसके अलावा मनी सप्लाई कंट्रोल करना भी आरबीआई का सबसे मेजर वर्क होता है, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू करता है। मॉनेटरी पॉलिसीज क्वांटिटेटिव भी होती हैं एंड क्वालिटेटिव भी होती हैं, जिसमें हम बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द असेसमेंट्स एंड सी व्हाट ऑल वी हैव डन टुडे। Question number first, which of the following is primary function of central bank? Central bank का to provide loans to individuals, individual से RBI डील करती है क्या? नहीं करती है, so it will be wrong. To regulate and supervise commercial banks, yes, commercial bank को regulate और supervise कौन करता है? Central bank. To provide loans to government only, यहाँ only लिखा है, सिर्फ गवर्नमेंट को देती है क्या आरबीआई लोन्स? नो, इट ऑल्सो प्रोवाइड लोन टू कॉमर्शियल बैंक्स। तो ये भी गलत हो गया, नन ऑफ दीज भी गलत हो गया। आंसर वुड बी बी, टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? क्वालिटेटिव हमने कौन कौन से पढ़े? मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ा हमने क्वालिटेटिव, मॉरल सुएशन पढ़ा हमने क्वालिटेटिव, और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पढ़ा। बैंक रेट, quantitative reserve repo rate, quantitative margin requirements, qualitative open market operations, again quantitative. So your answer would be C. Question number third, which of the following is quantitative instrument? Quantitative निकालना है, margin requirement qualitative, selective credit control qualitative, bank rate and open market operations दोनों ही क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव होते हैं। बैंक रेट कौन सा रेट होता है? डिस्काउंटेड रेट, जिसपे आरबीआई क्या करती है? लॉन्ग टर्म लोन्स देती है विदाउट कोलैटरल। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो योर आंसर वुड बी सी। ये दोनों कौन से हुए? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज हुई। Okay, this was all for today. I hope you understood it. We are done with the chapter. Thank you so much.